प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। कथित रूप से उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस को पता चला कि विजय उर्फ उस्मान चौधरी कौंधियारा के लालापुर इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद देर रात करीब 3 बजे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपी शूटर उस्मान ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक उस्मान को 2 गोलियां लगी, जिसके बाद उसे स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सस्पेक्टेड में आया है, हमारे पास बड़ा डेड है और विजय उर्फ उस्मान उसका नाम, 26 साल लगभग उम्र है। वो अभी यहाँ पे आया है तो मृत अवस्था में आया है और उसको मर्चुरी भेजा जा चुका है। उसके गर्दन में एक गोली लगी थी और एक जो है क्लेविकल के पास लगी थी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शूटर उस्मान के साथ हुई मुठभेड़ में यूपी पुलिस के सिपाही नरेंद्र को भी गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सिपाही नरेंद्र की हालत फिलहाल स्थिर है। लेकिन 50,000 के इनामी बदमाश और उमेश पाल पर गोली चलाने वाले आरोपी विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक उस्मान चौधरी माफिया अतीक अहमद का करीबी था। उस्मान के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस्मान को अतीक गैंग का शार्प शूटर बताया जाता था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो धर्म परिवर्तन करके उस्मान बना था। उसका नाम पहले विजय चौधरी था, लेकिन अतीक गैंग ने उस्मान नाम दिया। आरोप है कि उस्मान ने ही राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। सीसीटीवी में उस्मान गोली चलाता नजर आया था, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उस्मान फरार था और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। वैसे जिस विजय उर्फ उस्मान चौधरी की मुठभेड़ में मौत हुई, वो न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था, बल्कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी था। आरोपों के मुताबिक विजय उर्फ उस्मान चौधरी ड्राइवरी के अलावा गाड़ियां चोरी किया करता था। उस्मान प्रयागराज के कौंधियारा स्थित बमौखर गांव का रहने वाला था। फिलहाल वो धूरपुर इलाके में अपनी पत्नी के साथ किराए के कमरे में रहता था। उस्मान के पिता का नाम वीरेंद्र चौधरी है। वो 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उस्मान का बड़ा भाई उस्मान भी पहले गाड़ियां चोरी किया करता था और उसके खिलाफ प्रयागराज के कीड़गंज थाने में कई मुकदमे दर्ज थे। हालांकि विजय उर्फ उस्मान चौधरी के परिवार की माने तो उसे पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में जानबूझकर फंसाया था। वो सिर्फ ड्राइवरी का काम करता था, अपराधी नहीं था। जबकि आरोपी विजय उर्फ उस्मान चौधरी की पत्नी ने कहा कि वो रविवार को घर पर ही था, लेकिन शाम से गायब हो गया। उस्मान की पत्नी ने कहा कि पुलिस बरगलाती रही और कहती रही कि अपने पति को बुलाओ। हमको नहीं पता, सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ। सारा रात सुबह 7 बजे गए। आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय से गायब थे। हमको कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे, हम बुलाए। हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। आरोपी विजय उर्फ उस्मान चौधरी की पत्नी की माने तो जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई उस दिन उस्मान घर पर ही था, जबकि 26 तारीख को किसी काम से सतना गया था। 24 तारीख को घर भी आए थे, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे, घर में भी आए थे। हाँ, घर पे थे, दिन भर थे घर पे। हाँ, रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले। उनको क्या कहते हैं, मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे 26 तारीख को। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की माने तो आरोपी उस्मान चौधरी इलाके का वांटेड अपराधी था। पुलिस का कहना है कि उस्मान 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था और उसने गोली भी चलाई थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में उस्मान को उमेश पाल पर गोली चलाते हुए देखा गया था। उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी
चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। प्रशांत कुमार ने बताया कि उस्मान के पास से पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आगे की जो विधिक प्रक्रिया है वो अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सबूत जमा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शूटर उस्मान चौधरी की मुठभेड़ में मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जबकि यूपी पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से शूटरों की तलाश में मदद के लिए संपर्क कर रही है। यही नहीं, प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें और यूपी एसटीएफ बाकी के वांछित अपराधियों को ढूंढ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों पर इनाम को 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम, साबिर और अरमान की तलाश की जा रही है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कि प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से सजा देंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। एसटीएफ और पुलिस लगी हुई है। अपराधी कितने दुर्दांत हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से वो चूक नहीं रहे। यही नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अपराधियों के साथ साथ इस मामले में पर्दे के पीछे से शामिल लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम सभी अपराधियों को पकड़ेंगे, चिन्हित कर लिए गए हैं, और जो पर्दे के पीछे बैठ करके अपराध को कारित करा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद के बेटे असद की लोकेशन नेपाल में मिली है। बताया जा रहा है कि वो बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गया था और अब उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी गुड्डू मुस्लिम के साथ नेपाल में ही छिपा बैठा है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की एक टीम नेपाल रवाना हो चुकी है। हालांकि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सर, कहा यह भी जा रहा है कि असद की जो लास्ट लोकेशन है वो नेपाल बॉर्डर के पास मिली है, क्या ये सही खबर है? इन सब ये विवेचना के पहलू हैं। इस पे ओपन डोमेन में बात करना विवेचना के हित में नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में बहराइच के एक वकील की भी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। एसटीएफ के सूत्रों की माने तो बहराइच के रास्ते ही असद नेपाल भागा है। दरअसल अतीक अहमद के कई करीबियों के होटल कारोबार नेपाल में है। आशंका है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद नेपाल में ही असद ने ठिकाना बना रखा है। और उमेश पाल हत्याकांड में अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। शूटआउट में अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधियों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि शूटआउट में अंडरवर्ल्ड के शूटर भी शामिल हो सकते हैं। छोटा राजन गिरोह के एक शूटर पर यूपी एसटीएफ को शक है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े यूपी के कई अपराधी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। यूपी की जेलों में बंद अंडरवर्ल्ड के बदमाशों पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर छोटा राजन गिरोह से जुड़े अंबेडकर नगर के रहने वाले खान मुबारक, जेल में बंद जफर सुपारी और प्रयागराज के राजेश यादव हैं, जबकि बच्चा पासी और सुल्तानपुर जिले के रहने वाले आजाद अंसारी उर्फ नाना के साथ ही कई अन्य लोगों पर भी यूपी पुलिस को शक है। पुलिस को शक है कि बदमाशों ने जेल से उमेश हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश रची। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद के और उसके परिवार का हाथ होने पर एक नया खुलासा हुआ। अतीक अहमद की बहन ने उमेश पाल हत्याकांड को प्रयागराज के मेयर पद के चुनाव से जोड़ दिया और जैनत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में मंत्री नंद कुमार नंदी की पत्नी मेयर पद के लिए उनकी भाभी यानी अतीक अहमद की पत्नी के चुनावी मैदान में कूदने से डर गई है, जिसकी वजह से अतीक और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। अतीक अहमद की बहन ने बीजेपी विधायक नंद कुमार नंदी पर अतीक से 5 करोड़ रुपए उधार लेने और पैसे वापस न करने का भी आरोप लगाया। नंदी जी ने हमारे भाई से
करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में, तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। और अतीक अहमद की बहन जैनत ने अपने परिवार को टॉर्चर किए जाने का आरोप लगाया और योगी सरकार से अपने भाइयों अतीक और अशरफ की सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगाई। अतीक अहमद की बहन ने कहा कि उनके भाइयों को जान का खतरा है, लिहाजा उनकी सुरक्षा की जाए। आप लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हो। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता, वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके अतीक अहमद की बहन जैनत ने यूपी एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश पर अपने भाइयों को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी। उस हत्याकांड में यूपी पुलिस के 2 सिपाही भी मारे गए थे। इस बर्बर हत्याकांड के बाद से ही यूपी की योगी सरकार एक्शन में है। 27 फरवरी को यूपी पुलिस ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की हत्या में शामिल कार ड्राइवर अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया। 1 मार्च को प्रयागराज जिला प्रशासन के बुलडोजर ने अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का मकान तोड़ डाला। 2 मार्च को अतीक के करीबी सफदर के मकान पर भी बुलडोजर चला। 4 मार्च को अतीक के फाइनेंसर बताए जा रहे माशकुद्दीन के मकान को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। 6 मार्च यानी आज प्रयागराज के कोंधियारा इलाके में यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल विजय उर्फ उस्मान चौधरी को भी मार गिराया। अब उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी सदाकत इलाहाबाद के जिस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहता था, उसे आज सील कर दिया गया। आरोपों के मुताबिक प्रयागराज के इसी हॉस्टल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। सदाकत मुस्लिम हॉस्टल के 36 नंबर कमरे में रहता था। आरोप है कि यहीं पर गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद के बेटे असद ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या का पूरा प्लान बनाया था। लिहाजा पुलिस ने पहले तो कमरा नंबर 36 को सील किया, जिसमें सदाकत अवैध तरीके से रहा करता था, और उसके बाद हॉस्टल से छात्रों को निकालकर सभी 107 कमरों को भी सील कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई अधिकारी नहीं, क्योंकि सील करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन यही कमरा है, यही 36 नंबर कमरा है जिसपे लोहे का गेट लगा है, इसको भी सील कर दिया गया है। इसी 36 नंबर कमरे के अंदर, इसके अंदर बैठकर पूरे उमेश पाल हत्याकांड की जो साजिश है वो रची गई है। इसी सदाकत, जो कि 2 साल से अवैध रूप से इस हॉस्टल के इसी कमरे में रह रहा था, इसी के अंदर आके गुड्डू मुस्लिम, अरमान और शाबिर और बाकी असद वगैरह सारे लोग आते थे। पूरी प्लानिंग यहाँ पे की जाती थी। और ये आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है पूरे इस हॉस्टल के अंदर अभी फैला हुआ है। पूरे हॉस्टल में जो है यहाँ पर हर कमरे को खाली करवाया जा रहा है, अंदर देखा जा रहा है कि कोई मौजूद तो नहीं है, और उसके बाद जो है उस कमरे को सील किया जा रहा है। एक्टर अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान घायल हो गए। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन हैदराबाद में अपनी फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर अपना स्वास्थ्य अपडेट साझा किया और कहा कि वो फिलहाल अपने मुंबई स्थित घर पर आराम कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का हेलीकॉप्टर आज हादसे का शिकार होने से बच गया। हेलीपैड ग्राउंड पर कचरा और प्लास्टिक फैलने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और पायलट को लैंडिंग टालनी पड़ी। अयोध्या में जारी राम मंदिर निर्माण का नया वीडियो सामने आया है। मंदिर को आकार देने के लिए स्तंभों को लगाया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो अगले साल की शुरुआत से लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। होली से पहले ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली से बिहार और यूपी जाने वाली कई ट्रेनों में बोगियां बढ़ा दी गई हैं। वहीं होली स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।
रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला में लालू यादव परिवार की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पहले कोर्ट ने 15 मार्च को पेशी के लिए बुलाया और अब सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के घर पहुंच गई, जिसमें शामिल 3 अधिकारियों ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर पहुंचकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सीबीआई की टीम ने मोबाइल लेकर आने पर भी रोक लगा दी। सीबीआई ने इसे रूटीन जांच का हिस्सा बताया, क्योंकि सीबीआई पहले ही नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अपनी चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की रेड के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। पटना में सीबीआई अधिकारी एक तरफ राबड़ी आवास पर रूटीन पूछताछ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो गई। विपक्षी नेता इसमें सियासी एंगल निकालने लगे तो बीजेपी भ्रष्टाचार की दुहाई देने लगी और एक के बाद एक कई नेताओं ने इस मामले पर बयान देने शुरू कर दिए। बिहार के नेता और कभी लालू के करीबी रहे पप्पू यादव ने कार्रवाई को सियासत से जोड़ दिया। कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, ये नीतीश कुमार जी को डराने और बिहार की राजनीतिक जो लगातार महागठबंधन और एनडीए के बीच सहमत का खेल चल रहा है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कार्रवाई को प्रताड़ित करने वाला बताया। वो गलत है, इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। रविवार को ही विपक्षी नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और उस पत्र में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल था। ऐसे में विपक्षी नेताओं को अंदेशा हो रहा है कि राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई की कार्रवाई सियासी दबाव की रणनीति है, जिसके पीछे 2024 का चुनाव है और सरकार विपक्षी एकता से घबराई हुई है। इसलिए जेडीयू ने भी सीबीआई की कार्रवाई पर सधी प्रतिक्रिया दी और जांच एजेंसियों को बदले की नीयत से काम नहीं करने की नसीहत भी दे डाली। हम जांच एजेंसी की प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसमें राजनीतिक बदले की और विपक्ष को आवाज को दबाने जैसी कार्रवाई की भूमि आनी चाहिए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला सबसे पहले जेडीयू और बिहार बीजेपी के नेताओं ने ही उठाया था और इसलिए इस मामले में जेडीयू फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के नेता लालू यादव पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाने में कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसने इसकी जांच 23 सितंबर 2021 को शुरू की थी और इस घोटाले से जुड़े सबूत मिलने के बाद 18 मई 2022 को आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया था। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दिलवाने के बदले जमीन लेने के आरोप उन पर लगे थे। लालू यादव पर अपने परिवार और कंपनी के नाम कई जमीनें लिखवाने का आरोप है कि जमीन के बदले बिहार के कई लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे में नौकरी दी गई थी। इतना ही नहीं, उन नौकरियों के लिए कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस भी जारी नहीं किया गया था और लोगों के आवेदन करने के महज 3 दिनों के अंदर उनको नौकरियां दे दी गई थी। लापरवाही जान पर भारी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट को देखकर आप यही कहेंगे। हादसा मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक कार तेज रफ्तार से आती दिखी। कार चिली के पुरांग शहर के एक टोल पर बने बैरियर से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके परखच्चे उड़ गए। धमाके के साथ कार में आग लग गई और उसके टुकड़े टोल प्लाजा पर बिखर गए। हादसे में कार चला रहे 21 साल के युवक की मौत हो गई। यहाँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण में बीती रात पंजाब के पर्यटकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। पंजाब से आए लोगों ने कुल्लू में जमकर तोड़फोड़ की और तो और सड़क पर चल रहे लोगों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें रास्ते में जो भी दिखा उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया।
उपद्रवी हाथ में लाठी डंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनमें कानून का खौफ नहीं था। इस दौरान उपद्रवियों ने कई होटल, रेस्टोरेंट में भी तोड़फोड़ की और कई घरों में भी पत्थर फेंके। भारी हंगामे से पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल दिखा। इस दौरान कुछ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने खुद को घर के अंदर बंद करके जान बचाई। लेकिन उपद्रवी फिर भी नहीं माने। उनके सिर पर मानो खून सवार था और जब सुबह लोग जगे तो बाहर का नजारा देखकर लोगों के होश उड़ गए। और इस दौरान बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियां टूटी मिली। किसी का कांच टूटा था तो कई गाड़ियां ऐसी भी थी जो बिल्कुल नई थी और उन्हें भी तोड़ दिया गया था। इस दौरान सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखाई दिए। ये वही पत्थर थे जिन्हें मारकर उपद्रवियों ने गाड़ियों के कांच तोड़े थे। रात की इस घटना से दुकानदार डरे हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में गुरुद्वारा साहिब मणिकर्ण में हिंसा की खबरों पर पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मणिकर्ण में स्थिति शांतिपूर्ण है। मैंने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी से बात की है। पंजाब पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं। पंजाब और हिमाचल पुलिस अब इस मामले में मिलकर काम कर रही है। तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज राज्य का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य का बजट पेश किया। बजट में सीएम बघेल ने युवाओं के लिए योजनाएं बताई। सीएम ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यूपी के जौनपुर में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान भरभराकर गिर गया। इस हादसे में घर में रह रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुणे के जुन्नार इलाके में तेंदुए का पूरा परिवार एक घर में घुस गया। तेंदुए को देखकर जब घर वालों ने शोर मचाया तो तेंदुए भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल है। ठाणे के मुमरा इलाके में ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिलाओं ने बड़ी चालाकी से सोने के टॉप्स का डिब्बा काउंटर के नीचे रखकर बुरके में छिपा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेजा गया। जिससे पहले मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से पेन, पेपर, श्रीमद् भगवद गीता और चश्मा रखने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। साथ ही सिसोदिया ने कोर्ट से जेल में विपश्यना की भी इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि पूरे मामले में हो रही सियासत से गवाह डरे हुए हैं और वहीं सिसोदिया उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देना चाहिए। बाद में हालात को देखते हुए सीबीआई फिर से पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी की मांग करेगी। कोर्ट में पेशी के दौरान सिसोदिया और सीबीआई के वकीलों में मीडिया में चल रही खबरों को लेकर बहस भी हुई। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी पक्ष लगातार उन पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सीबीआई कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम कर रही है। इस पर जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप कोर्ट में इस मसले को उठा सकते हैं। मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल बेंगलुरु से लेकर रायपुर तक हर मंच से केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को सबसे शरीफ आदमी बताया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो नहीं है। 40% कमीशन वालों को ये जेल में नहीं डालते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जैसा आदमी जो सुबह 6 बजे से अपने काम में लग जाता है, वो भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है। रोज सवेरे मनीष सिसोदिया 6 बजे उठता है और 6 बजे उठ के कम से कम 4-5 सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है सुबह 6 बजे पिछले 5 साल से। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन भ्रष्टाचारी आदमी ऐसा है जो 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। अरविंद केजरीवाल की नाराजगी की वजह केजरीवाल और सिसोदिया की गहरी दोस्ती तो है ही, साथ में सिसोदिया दिल्ली में एक तरह से पूरी सरकार चला रहे थे। केजरीवाल के लिए सिसोदिया का जेल जाना सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।
ऐसे में अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से हमला बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर इस बार सीधे नरेंद्र मोदी हैं और सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल नरेंद्र मोदी को कोसने से भी नहीं चूक रहे। इसलिए रायपुर में आम आदमी पार्टी के मंच से केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को लगभग श्राप देने के अंदाज में कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के कारण प्रधानमंत्री को 18 लाख गरीब परिवारों की हाय झेलनी पड़ेगी। अरे इतना संत महात्मा आदमी उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी। पाप लगेगा, हाय लगेगी। उन 18 लाख बच्चे दिल्ली में, 18 लाख गरीबों के बच्चे, उन 18 लाख परिवारों की हाय लगेगी मोदी जी आपको। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत देते हुए यहाँ तक कह दिया कि गरीबों की हाय ऐसी होती है कि पीएम की कुर्सी भी हिल जाएगी। आपको बड़ा घमंड हो गया है कि आप भगवान बन गए हो, लेकिन जिस दिन गरीब की हाय लगती है ना, बड़े बड़े सिंहासन ढोल जाते हैं। केजरीवाल के ऐसे बयानों की एक वजह ये भी है कि दिल्ली में केजरीवाल की पूर्ण बहुमत से बनी पहली सरकार के 6 मंत्रियों में से 5 मंत्रियों पर किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद एक एक कर सभी को इस्तीफा देना पड़ा। इस लिस्ट में असीम अहमद खान से लेकर संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है। पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली बीजेपी के नेता अब लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस कड़ी में दिल्ली के सीलमपुर इलाके में होलिका दहन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पुतलों पर गुस्सा निकाला और फिर उनमें आग लगा दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पोस्टर के साथ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। थोड़ा समय तो लगा और देर लगी, लेकिन घोटाले सारे खुल गए और ये स्पष्ट हो गया जनता में कि केजरीवाल भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को गद्दी पे एक भी दिन में रहने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर खड़ा होकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद उन पर फिर से भारत को बदनाम करने का आरोप लग गया। राहुल गांधी लंदन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि वो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में तो बोल सकते हैं, लेकिन भारत की किसी यूनिवर्सिटी या संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा तक नहीं कर सकते। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. And the reason is that our government simply does not allow. इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके पास नफरत और हिंसा की विचारधारा है। On the other side, we have an ideology of hatred and violence, disrespectful ideology that attacks people because of their ideas. And you must have noticed one thing, and this isn't the nature of the BJP and the RSS. लंदन में राहुल गांधी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी भी अपने देश का अपमान नहीं किया। उल्टा राहुल गांधी ने ये आरोप जरूर लगाए कि पीएम मोदी अक्सर विदेश में भारत का अपमान करते रहे हैं। Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश की स्वतंत्र संस्थाओं पर भी कब्जा जमा लिया है। राहुल गांधी ने दलील दी कि जांच एजेंसियों और स्वतंत्र संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने की वजह से भारत का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने विदेश से पीएम मोदी पर हमला किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। और हमले की कमान संभाली केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, जिन्होंने राहुल गांधी को विवादों की आंधी बताया और कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो बार बार विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने भी राहुल गांधी के बयान पर उन्हें नसीहत दी।
मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपने पर, वो क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, उस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है, थोड़ा आत्ममंथन करें। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी ने देश के बाहर वही कहा जो सच है। ये पहला मौका नहीं है जब विदेशी जमीन से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की हो, लेकिन बार बार उनके बयान विवादों की वजह बन जाते हैं। वैसे राहुल गांधी इससे पहले भी विदेश में मोदी सरकार के खिलाफ बयान देते रहे हैं। मई 2022 में ब्रिटेन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत की आवाज दबा दी गई है। अगस्त 2018 में जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए दावा किया था कि चीन हर रोज 50,000 लोगों को रोजगार देता है, जबकि भारत में रोजाना 400 लोगों को ही रोजगार मिलता है। मार्च 2018 में मलेशिया दौरे के समय राहुल गांधी ने 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था और कहा था कि अगर वो पीएम होते तो ऐसे प्रस्ताव को कचरे के डब्बे में फेंक देते। मार्च 2018 में राहुल गांधी सिंगापुर गए थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत में कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। जनवरी 2018 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल बहरीन पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार युवाओं को नौकरी देने में नाकाम है, जिसकी वजह से युवा गुस्से में है और सड़कों पर उतर रहा है। सितंबर 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया था कि भारत में नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने पूर्व पीएम इमरान खान के लाइव भाषण, रिकॉर्डेड भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका फैसला रविवार को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा ने लिया और तत्काल प्रभाव से सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर पूर्व पीएम से संबंधित भाषणों पर बैन लगा दिया। इसके पीछे कारण ये बताया गया कि इमरान खान अपने भाषणों और बयानों में लगातार आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। पेमरा संशोधन अधिनियम के अध्यादेश की धारा 27A की मदद से सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर तत्काल प्रभाव से इमरान खान के लाइव भाषण के टेलीकास्ट पर रोक लगा दी। पेमरा ने सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूँ। पहले वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आचार संहिता 2015 के खंड 17 के तहत एक निष्पक्ष संपादकीय बोर्ड का गठन किया जाएगा और जो भी चैनल इमरान का भाषण दिखाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और फिर एकदम कॉल दूंगा। वहीं रूस के रक्षा मंत्री ने मरियोपोल का दौरा किया। पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जे के बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने आज इन इलाकों का दौरा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकों से मुलाकात की और मेडल देकर उनका सम्मान किया। अमेरिका के मैरीलैंड में हुए गैस टैंकर ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया है। बीते दिन गैस टैंकर के पलटने के बाद उसमें विस्फोट हुआ था, जिसके कारण आसपास के घरों में आग लग गई थी। मेक्सिको के टिल्टेपक शहर में एनुअल फायरवर्क्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आतिशबाजियों के इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। फायरवर्क्स फेस्टिवल का ये जश्न पूरे हफ्ते जारी रहेगा। जॉर्जिया की संसद में जमकर हंगामा हुआ। एक बिल पर चर्चा के दौरान कुछ सांसद आपस में भिड़ गए, जिसके बाद संसद परिसर में ही हाथापाई शुरू हो गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान भक्तों ने फूलों की होली खेली। बताया गया कि इसके लिए 40 क्विंटल फूल मंगवाए गए थे और जैसे ही महाकाल पर भक्तों ने फूल बरसाने शुरू किए, पूरा मंदिर परिसर भोले के जयकारों से गूंज उठा। इससे पहले पुजारियों ने महाकाल का दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया। बाबा के मस्तक पर रजत त्रिशूल, त्रिनेत्र और चंद्र के साथ मोगरे और गुलाब के सुगंधित पुष्प अर्पित कर राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया और फिर इसके बाद महाकाल को 40 क्विंटल फूल अर्पित कर होली खेली गई। मान्यता है कि सभी त्योहारों की शुरुआत महाकाल मंदिर से होती है। इसी क्रम में भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार किया गया।
कल ईश्वर भगवान के यहाँ पे फागुन महोत्सव में आज 40 कुंटल फूलों की होली मनाई गई है। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और वो बेहद खुश नजर आए। इसके लिए पूरे लोगों को इसके मजा आता है फूलों से होली खेलने का और भस्म आरती देखने का। हर साल कलर और फूल बढ़ाते हैं और सारी दुनिया के अपने लोग देखते हैं और मजा लेने के लिए आते हैं होली के लिए। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में ऐसे ही हर साल फूलों की होली खेली जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। चीन ने लगातार 8वीं बार अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। चीन ने साफ कर दिया है कि वो दुनिया के तमाम देशों के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए रक्षा बजट में चीन ने 7.2% की बढ़ोतरी की है। चीन ने करीब $225 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया है। चीन का ये रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा है। फरवरी में पेश किए गए बजट में भारत का रक्षा बजट लगभग 6 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा बजट अमेरिका का है, जो चीन के रक्षा बजट के 3 गुना से भी ज्यादा है। अमेरिका का रक्षा बजट करीब 67 लाख करोड़ रुपए का है। बजट पेश करते समय चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जल, थल और आसमान से चीन के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं और ऐसे वक्त में चीन को अपनी सेना के साथ साथ हथियारों को भी आधुनिक बनाना है ताकि हर चुनौती का सामना कर सके। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई और हर तरफ से धमाकों की आवाजें आने लगी। बताया गया कि ये लोग ग्रीस में हुए ट्रेन हादसे में विरोध में यहां इकट्ठा हुए हैं और हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से लगातार ग्रीस में ये प्रदर्शन जारी है, लेकिन रविवार को ये विरोध उग्र हो गया। ग्रीस की राजधानी में धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। प्रदर्शन कर रही हजारों की भीड़ में कई नकाबपोश भी शामिल थे, जिन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और तभी पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विरोध को हिंसक होते देख पुलिस एक्शन में आ गई और भीड़ को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। पथराव के बाद प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी और पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि प्रदर्शनकारी ताबड़तोड़ पेट्रोल बम और बोतलें फेंक रहे हैं। एथेंस में ये प्रदर्शन रविवार को सुबह से शाम तक इसी तरह उग्र होता रहा। हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी और आगजनी में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ग्रीस के इतिहास में हुए सबसे भीषण ट्रेन हादसे के लिए रविवार को प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने जनता से माफी मांगी, लेकिन लोगों का गुस्सा माफी से शांत होने वाला कहां था, बल्कि यह गुस्सा तो लापरवाह नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई के लिए था, जो एथेंस की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा था। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी शुरू कर दी। एथेंस की सड़कों पर भगदड़ सी मच गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड्स दागने पड़े। बताया गया कि रविवार को हुए प्रदर्शन में करीब 12,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले भी वहां लोग बड़ी संख्या में धरने पर बैठे और हादसे में जान गंवाने वालों की याद में रोशनी बिखेरी। एथेंस के आसमान में हर तरफ पेपर लैंप जलती दिख रही थी, लेकिन गुस्सा लोगों के अंदर भरा बैठा था। της χώρας μας βράζει από τη θλίψη, βράζει από την οργή, βράζει από την αγανάκτηση για την τραγωδία στα Τέμπη. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και οι ένοχοι είναι γνωστοί. ग्रीस के लारिसा में 28 फरवरी को बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें एक ही ट्रैक पर आ रही एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई थी और करीब 57 लोगों की मौत हो गई थी। हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान महानायक अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बात की जानकारी अमिताभ बच्चन ने खुद अपने ब्लॉग के जरिए अपने चाहने वालों को दी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बताया कि वो हैदराबाद में फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई। ये चोट उनकी पसलियों में लगी, जिसके बाद हैदराबाद में उनका चेकअप किया गया और फिर बाद में उन्हें मुंबई भेज दिया गया।
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि रिब केज में मांसपेशी फट गई है, शूटिंग रद्द कर दी गई है, पट्टी बांधी गई है और इलाज किया जा रहा है। काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, हिलने डुलने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इस दर्द के लिए मुझे कुछ दवाएं दी गई हैं, ठीक होने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। फिल्म प्रोजेक्ट के इसी साल रिलीज होनी है, जिसके कुछ हिस्सों की शूटिंग अभी बाकी है। इस फिल्म के लीड रोल में प्रभास हैं, जिनके साथ अमिताभ बच्चन के कुछ सीन शूट होने हैं। चोट लगने के बाद बिग बी ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए सारा कामकाज बंद कर दिया गया है। मैं जलसा में आराम कर रहा हूँ, जरूरी चीजों के लिए ही थोड़ा बहुत चलूंगा। मुझसे मिलने जलसा ना आए, क्योंकि अभी मेरे लिए उनसे मिल पाना मुश्किल है। और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने आज छात्राओं को लैपटॉप बांटे। गोरखपुर में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 82 लाभार्थियों को लैपटॉप गिफ्ट किया। इस दौरान सीएम योगी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र दोहराया। यूपी के सहारनपुर में जामियात उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हुए अरशद मदनी ने आपसी भाईचारे की बात कही। एमपी के सतना में बदमाशों ने लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने कैशमैन के ड्राइवर को गोली मारकर 22 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। सिर में गोली लगने के कारण वैन ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने बड़ी जानकारी दी। हाई कमिश्नर बैरी ओफेरल ने कहा कि मंदिरों पर हमले की घटनाओं को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रही है। वहीं बलूचिस्तान के बोलन इलाके में पाकिस्तान की सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 9 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 13 सैनिक घायल हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब काफिला क्वेटा वापस लौट रहा था। सामने आई तस्वीरों में सुरक्षा बलों से भरा ट्रक सड़क पर पलटा हुआ दिखाई दिया। विस्फोट के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया। बताया गया कि आत्मघाती हमलावर मोटरसाइकिल पर था और उसने ट्रक में टक्कर मारी, जिसके बाद वहां ब्लास्ट हो गया। बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर 24 घंटे में ये दूसरा हमला है।